हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। अच्छी बात है, लगे रहिए बच्चों। चलो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और आज हम देखने वाले हैं 1 शॉट का ये वीडियो है हमारा। और इस 1 शॉट में हम केमिस्ट्री का जो हमारा छठा लेसन बनता है यूपी बोर्ड एग्जाम्स का, इस छठे लेसन को जो हमारा लेसन है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन को कंप्लीट पूरा इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं। यानी पूरे चैप्टर को जो है शुरुआत से लेकर लास्ट तक जो है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चनों को जो है देखने वाले हैं। तो आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना होगा तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और 1 शॉट के वीडियो में जो आपकी 1 घंटे की क्लास होगी, अगर अभी तक आपने इस लेसन से कुछ नहीं तैयार किया है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने तैयार कर लिया होगा तो समझ लीजिए आपका रिवीजन अभी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस लेसन का बनता है, देखिए इसमें हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन दो टॉपिक मिल करके लेसन बनाया गया है। इसमें हाइलो एल्केन आपका अलग है, हाइलो एरीन अलग है, लेकिन अब चूंकि दोनों सेम टाइप के बैठते हैं इसीलिए इसको एक ही लेसन में करके जो है पढ़ा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हाइलो एल्केन से आप क्या समझते हैं, यानी आपको हाइलो एल्केन के बारे में बताना रहता है। और ये हाइलो एल्केन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, ये लगभग हर साल जो है इस समय जो है पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें हाइलो एल्केन से क्या समझते हैं या हाइलो एल्केन किसे कहते हैं और फिर इसके प्रकार, तो प्रकार को बाद में देखेंगे, पहले ये जान लेते हैं हाइलो एल्केन किसे कहते हैं। तो भाई हाइलो एल्केन, एल्केन आप जानते हैं जैसे आपका मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन, यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो और बाकी इनके बैलेंस से जो होती है वो हाइड्रोजन द्वारा संतुलित होती है, उसे हम एल्केन कहते हैं। अब बात आती है हाइलो एल्केन किसे कहते हैं। भाई एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन हटा करके, एक या एक से अधिक हाइड्रोजनों को हटा करके अगर हम हाइड्रोजन लगा दे, क्या लगा दे, हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन कौन है, तो हाइड्रोजन आप जाने रहिएगा, हाइड्रोजन आवर साड़ी में आपको पीरियोडिक टेबल में जो है एक ग्रुप मिल जाएगा 7th ए। कौन सा ग्रुप मिल जाएगा, 7th ए। तो 7th ए ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन ग्रुप बोला जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है रखे गए हैं। तो ये सब के सब हाइड्रोजन कहे जाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जो मौके पर बनता है उसे हम हाइलो एल्केन कहते हैं। कैसे कहते हैं चलो देख लेते हैं। देखो ये हमारा है एल्केन, मीथेन है। ये कौन है, मीथेन है, मीथेन जो कि एक प्रकार का एल्केन है, एल्केन ये आपका एल्केन है। अगर हम एल्केन में क्या करना है कि इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ दें, यक्स, यक्स कौन है, हाइड्रोजन है, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारे से यच निकल के बेचारे जाएंगे। तो जब यच निकल के जाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर एक एच निकलेगा तो 3 एच बचेगा, CH3 हो जाएगा और ये एक्स लग जाएगा। अब ये यही हमारा हाइलो एल्केन है। ये कौन है, ये है हाइलो एल्केन है, यही हाइलो एल्केन। समझ में आया नहीं, क्यों भाई एल्केन ये है और एल्केन में कुछ हमने किया थोड़ी है, केवल हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन तो लगाए हैं, तो ये हमारा हाइलो एल्केन है। अब यही काम और भी कर सकते हो। मान लीजिए आप पुनः एक्स इसमें जोड़ दो, प्लस लगा दिए, भाई जोड़ना है प्लस लगा दिए और माइनस कर दिए, फिर एच निकाल दिए तो एक एच और निकल जाएगा। तो हमारा भाई यहाँ पर 3 हाइड्रोजन था, एक और निकल गया तो 2 ही बचा और एक्स पहले वही था, एक एक्स और आ गया तो CH2H2 हो गया। यही गलती आपने फिर कर दिया, फिर एक एक्स लगा दिए तो फिर एक एच निकल गया तो अब की एक तो ये आपका CH और एक X3। तो इस प्रकार से ये भी हाइलो एल्केन है, ये भी हाइलो एल्केन है, ये भी हाइलो एल्केन है। ये डाई हाइलो एल्केन है। ये कौन है, हाइलो एल्केन है, डाई हाइलो एल्केन है। और ये जो बना है ट्राई हाइलो एल्केन है। कौन सा है, ट्राई हाइलो एल्केन है। समझ में आया कि नहीं, आपको बस इतना ही कहना है कि जब हम एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु
हटा करके हाइड्रोजन परमाणु जोड़ते हैं तो इससे जो बनता है उसे हम हाइलो एल्केन कहते हैं। बस इतना बताना है। आप यहां से यहां तक बता दिए, चाहे तो वहां तक बता दो, बात एक है। अब ये जो एक्स लिखा है, एक्स वेयर एक्स, यानी एक्स क्या है, जहां एक्स आप लिख सकते हैं, जहां एक्स बराबर, ये कौन है, ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, इनमें से कोई भी एक्स के स्थान पर हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि हाइलो एल्केन किसे कहते हैं। क्या लिखा है हमने, वही लिखा है कि जब एल्केन में से, ये कौन है, CH4 कौन है, मेथेन है, ये कौन है, मेथेन, जो कि एक प्रकार का एल्केन है। जब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को, देखो हमने हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, ये कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इससे प्राप्त यौगिक को हाइलो एल्केन कहते हैं। समझ में आ गया ना, हाइलो एल्केन किसे कहते हैं। चलो अब इसके प्रकार देख लेते हैं। चलो बच्चों, हाइलो एल्केन का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो हाइलो एल्केन का जो वर्गीकरण है, यानी इसके प्रकार जो बताए जाते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में करके जो है इसका अध्ययन करते हैं। यानी हाइलो एल्केन का जो प्रकार है इसको दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। यानी पहला प्रकार आपका देखने को मिलेगा हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, किसके आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर, और दूसरा होगा कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, किसके, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। यानी हाइड्रोजनों को दो कैटेगरी में पहले डिवाइड किए हैं वर्गीकरण करने के लिए। पहला है हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, यानी कितना, जिस तरीके से हाइड्रोजन लगा होगा उसके आधार पर, और दूसरा है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो चलो पहला वाला देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। देखो बच्चों, अगर हम हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर बात करें तो सबसे पहला जो देखेंगे वो है मोनो हाइलो एल्केन। पहला जो होगा वो होगा मोनो हाइलो एल्केन, और दूसरा जो होगा डाई हाइलो एल्केन, और जो तीसरा होगा ट्राई हाइलो एल्केन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर वर्गीकरण देखा जाए तो इसको तीन कैटेगरी में है। एक मोनो हाइलो एल्केन है, दूसरा डाई हाइलो एल्केन है, और तीसरा ट्राई हाइलो एल्केन है। अरे मोनो मतलब एक, जिसमें एक हाइड्रोजन लगा होगा, डाई मतलब दो, जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु लगे होंगे, और ट्राई मतलब तीन, जिसमें तीन हाइड्रोजन परमाणु लगे होंगे। बस इसी को आपको लिखना है। आप लिख सकते हैं इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु लगा होता है, यानी इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु लगा होता है वो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन परमाणु लगा होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे आपका CH3X, ये आपका मोनो हाइलो एल्केन का उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर डाई हाइलो एल्केन की बात करें तो आप बता सकते हैं इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु लगा होता है। अब भाई डाई हाइलो एल्केन कह रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ होता है। अब इसके भी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका आ जाएगा CH2X और दूसरा CH2X, ये आपका डाई हाइलो एल्केन बोला जाता है। इसी तरीके से अगर ट्राई हाइलो एल्केन की बात करें तो इसमें तीन हाइड्रोजन परमाणु लगा होता है। समझ में आई बात कि नहीं। अब तीन वाला अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो CH2X, CHX और फिर CH2X, ये आपका ट्राई हाइलो एल्केन जो है आपको देखने को मिल जाए। समझ में आ गया ना, मोनो हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन और ट्राई हाइलो एल्केन। भाई मोनो हाइलो एल्केन में इसमें जो है एक हाइड्रोजन परमाणु लगा होगा, जैसे CH3X हो गया। डाई हाइलो एल्केन की अगर हम बात करें तो इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु लगे होंगे, जैसे CH2X, CH2X हो जाएगा। अगर ट्राई हाइलो एल्केन की बात करें तो इसमें तीन हाइड्रोजन परमाणु जो है लगा होता है, जैसे आप देख सकते हैं CH2X, CHX, CH2X। समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा वर्गीकरण देख लेते हैं कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। इसको भी जान लेते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी जो हमारा कार्बन परमाणु है इसकी संख्या के आधार पर, तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर भी तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला इसमें है प्राथमिक हाइलो एल्केन, प्राथमिक हाइलो एल्केन, और फिर दूसरा मिलेगा द्वितीयक हाइलो एल्केन,
हाइलो एल्केन। और उसके बाद तीसरा आपको जो देखने को मिलेगा तृतीय हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन। कुल मिला के अगर देखा जाए तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 कैटेगरी में इसको भी डिवाइड किया जाता है, प्राथमिक हाइलो एल्केन, द्वितीयक हाइलो एल्केन और तृतीयक हाइलो एल्केन। समझ में आया? तीनों को जान लेते हैं। देखो प्राथमिक हाइलो एल्केन की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं जब हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी जब हाइड्रोजन परमाणु हमारा प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हम प्राथमिक हाइलो एल्केन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर जानना चाहें, भाई ये हमारा R है, ये हमारा एक कार्बन है। अब इस कार्बन से केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा होता है तो ये हमारा प्राथमिक, और यहाँ पर ये हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो भाई अब आप जानते हैं भाई ये हमारा हाइड्रोजन, देखो ये हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है। अब हाइड्रोजन ग्रुप उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिस पर केवल एक ही एल्किल समूह लगे हों। आप ऐसा बता सकते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु हमारा उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिससे केवल एक एल्किल समूह लगा हो तो उसे हम हाइलो एल्केन कहते हैं। वो हाइलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिससे वह कार्बन एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो या एक एल्किल समूह से जुड़ा हो। ये कौन है? ये हमारा एल्किल है। ये कौन है? एल्किल ग्रुप है। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन केवल एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसे हम प्राथमिक हाइलो एल्केन कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब जैसे RCH2X ये हमारा प्राथमिक हाइलो एल्केन कहलाता है। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे CH3 हो गया और उसके बाद फिर ये हमारा CH2 हो जाएगा और ये हमारा X हो जाएगा, तो ये आपका प्राथमिक हाइलो एल्केन कहलाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इससे केवल एक ही एल्किल समूह यानी एक ही कार्बन जो है अटैच होता है। जब इसी तरीके से जब ये हमारा X जो है जिससे जुड़ा हो अगर इससे 2 एल्किल समूह जुड़े हो तो इसे हम द्वितीयक हाइलो एल्केन कहते हैं। इसी तरीके से 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो तृतीयक हाइलो एल्केन कहते हैं। तो प्राथमिक वाला समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। एक चीज जाने रहना, ये जो हमारा प्राथमिक हाइलो एल्केन होता है इसको 1 डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 डिग्री। और जो हमारा द्वितीयक हाइलो एल्केन होता है इसे 2 डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2 डिग्री। इसको जाने रहिएगा, इसको 1 डिग्री। चलो 2 डिग्री वाला देख लेते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु 2 एल्किल समूह वाले कार्बन से जुड़ा होता है, भाई जब हमारा हाइड्रोजन परमाणु 2 एल्किल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम द्वितीयक कहते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा जैसे R और फिर यहाँ कार्बन होगा, ये R हो जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए H लिखेंगे और ये हमारा X हो जाएगा। तो ये हमारा द्वितीयक हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन या इसी को 2 डिग्री एल्केन भी कहा जाता है। समझ में आ गई नहीं? ये एल्केन की बात हो रही है, यहाँ एल्कोहल की बात नहीं होगी। भाई एल्कोहल में भी सेम इसी तरीके से देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ एल्केन की बात हो रही, ठीक है? ये द्वितीयक हाइलो एल्केन कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर तृतीयक हाइलो एल्केन की बात करें तो ये हमारा 3 डिग्री, इसी को 3 डिग्री कहा जाता है, हाइलो एल्केन भी कहा जाता है। हाइलो एल्केन 3 डिग्री हाइलो एल्केन भी कहा जाता है। इसमें क्या है देखो, जब हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो 3 एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो ये हमारा, भाई जब हमारा हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जो 3 एल्किल समूह से जुड़े हुए होते हैं तो वो हमारा तृतीयक हाइलो एल्केन कहा जाता है। इसे हम 3 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये हमारा R है, ये कार्बन है, एक यहाँ R लगा है, एक यहाँ R लगा है और ये हमारा X है, तो इसे हम तृतीयक हाइलो एल्केन या इसी को जो है 3 डिग्री हाइलो एल्केन कहते हैं। समझ में आई बात करें? 3 डिग्री और 2 डिग्री हाइलो एल्केन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 डिग्री हाइलो एल्केन। और ये जो आपका होगा ये 1 डिग्री हाइलो एल्केन, 1 डिग्री हाइलो एल्केन। समझ में आ गई बात कि नहीं? तीनों क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ?
भाई जब हमारा हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जिससे सिर्फ एक एल्किल समूह लगा होगा तो उसे हम प्राथमिक हाइड्रोएल्केन या 1 डिग्री हाइड्रोएल्केन कहते हैं। और जब हमारा हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जिससे 2 एल्किल समूह लगे हो तो ये हमारा द्वितीयक हाइड्रोएल्केन या 2 डिग्री हाइड्रोएल्केन बोला जाता है। इसी तरीके से जब हमारा हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जिसमें 3 एल्किल समूह लगे हो तो उसे तृतीयक हाइड्रोएल्केन या 3 डिग्री हाइड्रोएल्केन कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर, यानी जो हाइड्रोजन परमाणु हमारा लगा है वो कैसे लगा है उसके आधार पर, और दूसरा है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी कितने कार्बन लगे हैं उस कार्बन से तो उसके आधार पर। 3 इसमें भी डिवाइड किया गया है, 3 इसमें भी डिवाइड किया गया है। तीनों आपको अच्छे से तीनों समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन अब इसमें जो आपसे खूब पूछा जाता है, वो हर बार पूछा जाता है, वो है हाइड्रोएल्केन निर्माण की विधियां बताइए, यानी हाइड्रोएल्केन बनाने की विधि पूछा जाता है और साथ में इसके रासायनिक गुण भी आपसे पूछे जाते हैं। तो समझ में आ गया बात? यानी दूसरा क्वेश्चन जो आपका खूब पूछा जाता है हाइड्रोएल्केन बनाने की विधि या निर्माण की विधियां और साथ में इनके रासायनिक गुण भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको हाइड्रोएल्केन के निर्माण की विधि भी बता देते हैं और इनके रासायनिक गुण भी देख लेते हैं। एक बात और ध्यान रखना, इसमें प्रमुख इस चैप्टर से जो है प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं भी पूछी जाती हैं जो नाम के द्वारा भी पूछा जाता है। तो जो अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण है यानी आपके नाम के द्वारा भी पूछे गए हैं उन अभिक्रियाओं को, जैसे मान लीजिए अब 2 जगह बताने से अच्छा है कि एक ही जगह पर उनका जिक्र, जब कहीं एक जगह जिक्र किया जा रहा हो तो एक ही जगह देख लेते हैं जिससे हमारा जो वीडियो जो है बहुत लॉन्ग नहीं हो पाएगा और आपको 2 जगह याद करने से अच्छा एक ही जगह अगर समझ जाओगे तो आराम से 2 जगह आप लिख लोगे। अगर रासायनिक अभिक्रिया पूछा जाता है, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया बताइए, तो उसमें से आपको जो पूछा जाएगा वो बता ले जाओगे और इसी तरीके से आपको इसके जो है रासायनिक गुण हो गया और चाहे इसके बनाने की विधि हो गई वो भी आप जान जाओगे। तो इस तरीके से चलिए इसको हम एक साथ जो है देख लेते हैं और कोई रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए और भी अगर होगा नाम द्वारा तो उसको हम बाद में भी देख लेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए इसको बनाने की विधि देख लेते। तो बच्चों सबसे पहला जो इसको बनाने की विधि है हाइड्रोएल्केन के निर्माण की वो है एल्कोहलों द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहलों द्वारा। अब इसको लिखा क्या जाएगा, अभी हम रिएक्शन बता के आपको समझा देंगे, उम्मीद करता हूँ लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है और ज्यादा लिखने से समय ही जाएगा। देखो एल्कोहल, आपको एल्कोहल का फार्मूला पता है, जैसे सबसे पहले मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? CH3OH। ये हमारा है मेथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है? मेथिल एल्कोहल। ठीक, अब मेथिल एल्कोहल पर हम HCl की अभिक्रिया करा देते हैं। किसकी अभिक्रिया कराओगे? HCl। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि HCl ही आप ले, यहाँ पर आप जो है HCl की जगह पे HBr भी ले सकते हैं, KBr भी ले सकते हैं, PCl3 भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इनसे अभिक्रिया कराएंगे तो कुछ नहीं होगा भाई, OH जो है H के साथ मिल करके भाई ये हमारा H जो है इस OH, अरे HOH के दोस्ती तगड़ी होते हैं उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। HOH दंड से जो है H2O बना लेंगे तो Cl मजबूरी में बेचारा इनके पास आके लग जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा CH3Cl और प्लस H2O। तो ये हमारा हो गया मेथिल क्लोराइड। ये क्या है भाई? एक कार्बन लगाया तो मेथिल ग्रुप हो गया और ये Cl लगाया क्लोराइड, तो इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। क्या है? मेथिल क्लोराइड। और जो कि क्या है ये हाइड्रोएल्केन है भाई, हाइड्रोएल्केन है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? और ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये कौन है? अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारा जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है और ये मेथिल अल्कोहल है जो कि एक प्रकार का अल्कोहल है। आप कह सकते हैं, लिखना कैसे है देखो, बहुत आराम से बता रहे हैं, लिखना हो तो लिख लो। हम आपको ऐसे लिखना है, जब हम मेथिल अल्कोहल पर या मेथिल अल्कोहल ना लो, कोई अल्कोहल ले लो, चाहे जो अल्कोहल ले लो, जब हम अल्कोहल पर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड आदि की अभिक्रिया जो है कराते हैं तो हमें हाइड्रोएल्केन प्राप्त होता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? नहीं लिख पाओगे? अरे आराम से लिख ले जाओगे, रिएक्शन में देखो बस लिख ले जाओगे। जब हम अल्कोहल पर HCl, HBr, HI
के Br आदि की अभिक्रिया, यानी इनमें से किसी से भी आप अभिक्रिया करा रहे हो, आदि की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिख करके आराम से रिएक्शन दे दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरा देख लेते हैं। चलिए भाई, दूसरी विधि है एल्केन से। अब ये जो हमारा एल्केन है, जैसे सपोज करो हम फिर वही ले लेते हैं CH4, ये हमारा एल्केन है। क्या है ये? एल्केन। अरे एल्केन का मतलब ये मेथेन है भाई, सही तरीके से अगर देखोगे तो ये मेथेन है, एक कार्बन वाला है ना, वैसे रियल में एल्केन है। अब एल्केन का मतलब कोई भी एल्केन हो सकता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है, और ये वही मौके पर मेथेन लिया गया। अगर हम एल्केन में क्लोरीन द्वारा Cl2 द्वारा अपक्रिया कराते हैं, और कब करेगा ये हमेशा सूर्य के प्रकाश में करता है। कब करता है? सूर्य का प्रकाश, जिसे हम Hb द्वारा लिख सकते हैं। ऐसे चाहो तो Hb लिख सकते हो, यानी सूर्य के प्रकाश में आप ऐसे लिखेंगे, जब हम एल्केन को क्लोरीन द्वारा सूर्य के प्रकाश में अपक्रिया कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। बस हो गया हाइलो एल्केन का। अरे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा, एक लग ही जाएगा, तो हमारा CH3Cl बन जाएगा और साथ में HCl निकल जाएगा, तो ये हमारा हाइलो एल्केन हो गया ना, हाइलो एल्केन। और इसी को आप कह सकते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या है ये? मेथिल क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे हाइलो एल्केन बोला ही जाता है, मेथिल क्लोराइड या रियल में लिखा है, नहीं लिख पाओगे? अरे लिखने में क्या दिक्कत है? जब हम एल्केन पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। बस इतना लिखना, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है फास्फोरस हाइलाइड द्वारा अभिक्रिया। भाई फास्फोरस के दो हाइलाइड हैं, जाने रहिएगा, एक है PCl5 और दूसरा होता है PCl3। तो फास्फोरस हाइलाइड द्वारा अगर हम एल्कोहलों के पर अभिक्रिया कराते हैं, किस पर अभिक्रिया कराओगे? एल्कोहलों पर अभिक्रिया कराते हैं, तब भी हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो भाई हमारा C2H5OH ये हमारा है ये एक प्रकार का ये एथिल अल्कोहल लिखा गया। क्या लिखा गया है? एथिल अल्कोहल। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है? जितना हम सूत्र बता रहे हैं सबका फार्मूला और नाम अच्छे से याद होना चाहिए। अगर नहीं याद करोगे तो रिएक्शन बाद बना नहीं पाओगे। ये हमारा मेथिल अल्कोहल है, जो कि एक प्रकार का अल्कोहल है। क्या है ये अल्कोहल है भाई, मेथिल एथिल अल्कोहल है। ये हमारा एथिल अल्कोहल है, जो कि एक प्रकार का अल्कोहल है। इस पर अगर हम PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं, किसकी? PCl5 कौन है? ये है फास्फोरस हाइलाइड, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। और PCl5 की अभिक्रिया कराओगे तो ध्यान रखना, एक तो हमारा C2H5Cl बनेगा। देखो इसमें होगा क्या, ये जो हमारा PCl5 है दो क्लोरीन निकालेगा। इसको याद कर लो, जहां कहीं PCl5 की अभिक्रिया होती है यही का तरीका होता है। क्या होता है? इसमें से दो क्लोरीन निकलेगा और बगलिया वाले से ऑक्सीजन बिचवा में लग जाएगा, तो ये बन जाएगा POCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अरे दो क्लोरीन निकाले ने एक ऑक्सीजन बैठा, POCl3 बना कि नहीं बना? और दो क्लोरीन में एक क्लोरीन यस लगा दिया, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लेके चले गए, ये HCl। तो ये हमारा पहली बात तो ये एथिल क्लोराइड है। ये क्या है? एथिल क्लोराइड है, जो कि एक प्रकार का हाइलो एल्केन तो है, हाइलो एल्केन ही तो है ये। और दूसरा जो है ये फास्फोरिल क्लोराइड है। कौन सा क्लोराइड है? फास्फोरिल क्लोराइड है भाई, फास्फोरिल क्लोराइड। तो जानते ही हो, HCl नहीं जानते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हैं। तो इसको लिखना कैसे है? आप एक रिएक्शन और देख लो, PCl3 वाला भी देख लो। ये हमारा है C2H5OH, और इस पर अगर आप PCl3 से अभिक्रिया कराते हैं तो एक तो वही बन जाएगा, C2H5Cl बनेगा, और दूसरा यहाँ पर आप 3 पार्टिकल लेंगे। कितना लेंगे? 3 पार्टिकल लेंगे, तो ये भी आपका 3 पार्टिकल बनेगा, तो C2H5Cl बन गया। तीनों Cl लग गया, बचा क्या? P बचा है, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन बचा है, तो एक बन जाएगा H3PO3 बन जाएगा। ये आपका वही हो जाएगा, एथिल क्लोराइड हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। और ये हमारा जो है फास्फोरस अम्ल है, फास्फोरस अम्ल बोला जाता है, या इसको आर्थोफास्फोरस अम्ल भी कह सकते हैं।
तो आप कह सकते हैं कि जब हम अल्कोहलों पर PCl5 अथवा PCl3 की अपक्रिया कराते हैं, किसी कराते हैं PCl5 अथवा PCl3 की अपक्रिया कराते हैं, तो हमें हैलोएल्केन प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा है फास्फोरस हैलाइडो द्वारा भी जो है हमें हैलोएल्केन बनाया जाता है। तो ये तो बात हो गई हैलोएल्केन बनाने की विधि, समझ में आ गई होगी बनाने की विधि। ये 3 विधियां हमने बताए हैं, 3 विधि लिख दोगे आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। बस ध्यान रखना ये तीनों विधि आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब पता चला कि विधि नहीं ठीक से पता है। पहली विधि है अल्कोहलों द्वारा, यानी अल्कोहल पर आप के कई लोगों से अपक्रिया, जैसे मान लीजिए HCl है, HBr है, HI है और फिर KBr है, इन लोगों से किसी से भी आप अपक्रिया कराओगे तो सबसे जो है हमें जो है हैलोएल्केन प्राप्त होता है। और दूसरा है एल्केन से, तो एल्केन पर अगर हम क्लोरीन द्वारा सूर्य के प्रकाश में अगर अपक्रिया कराते हैं तो अब हमें हैलोएल्केन प्राप्त होता है। और अगला है फास्फोरस हैलाइडो द्वारा, यानी फास्फोरस के 2 हैलाइड हैं, एक PCl5 होता है, एक PCl3 होता है, दोनों में से एक लिख दोगे काम चल जाएगा। तो आपको बताना है जब हम अल्कोहल पर PCl5 की अपक्रिया कराते हैं तब हमें हैलोएल्केन प्राप्त होता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इनके हम रासायनिक गुण देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें इसके रासायनिक गुण की, तो इसका जो रासायनिक गुण है, तो सबसे पहले रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो ये है जलीय NaOH से अपक्रिया। कौन से NaOH से अपक्रिया? जलीय। देखो NaOH आप 2 तरीके से यूज करते हैं, चाहे NaOH हो चाहे KOH हो। एक होता है जलीय और दूसरा होता है अल्कोहलीय। तो यहाँ अल्कोहलीय नहीं यूज करना है, जलीय NaOH के साथ अपक्रिया कराना है। तो देखो इसको कराओगे कैसे? ये हमारा एक तो हम किसको पढ़ रहे हैं, हैलोएल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो हैलोएल्केन का फार्मूला तो पता है। तो हैलोएल्केन का जो हमारा फार्मूला हो जाएगा, जैसे मान लीजिए CH3Cl, ये हमारा हैलोएल्केन है। क्या है ये? हैलोएल्केन है। और इस हैलोएल्केन पर हम NaOH की अपक्रिया कराएंगे। किसकी अपक्रिया कराओगे? NaOH। तो जब NaOH की अपक्रिया कराओगे तो आप देख रहे हैं इधर का Na और इधर का Cl। आपको पता है Na के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, भाई आपको पता है Na के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। NaCl निकल जाएगा और बाकी जो बचा है ऐसे इसमें जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा CH3OH बन जाएगा और साथ में NaCl निकल जाएगा। तो ये हमारा है मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथिल अल्कोहल और साथ में NaCl। तो आप रासायनिक गुण में पहला लिखोगे क्या? इसको देखिए, जो हमारी अपक्रिया है पहले आप 2 लाइन लिख लीजिए, उसके बाद अपक्रिया बताइए। तो 2 लाइन छोड़ के आप रिएक्शन पहले लिख लो, आराम से बता दीजिए कैसे लिखना है। लिखने के लिए आप बताएंगे, जब हम हैलोएल्केन की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय साथ कराते, जलीय, ये है जलीय, ऐसा है हमारा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। ये क्या बना है? ये हमारा अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। आप बताएंगे। अब अगर आप इससे ऐसे बताते हैं, कैसे? कि जब हम मेथिल क्लोराइड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय अपक्रिया कराते हैं तो हमें मेथिल अल्कोहल बनता है। बस यही है, इतना लिख करके आप रिएक्शन दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो दूसरा रिएक्शन देख। अगली अपक्रिया है मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया। किसके साथ? Mg। तो चलिए मैग्नीशियम धातु, ये हमारा है CH3Cl, ये भाई हमारा हैलोएल्केन है। क्या है ये? हैलोएल्केन है, हैलोएल्केन। और इस हैलोएल्केन पर हम मैग्नीशियम धातु से अपक्रिया करा रहे हैं। कब करा रहे हो? शुष्क ईथरीय माध्यम में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और जब इसके साथ कराओगे तो इसी में जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3MgCl बन जाएगा। तो जो कि एक प्रकार का ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। कौन है ये? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और इसका नाम अगर देखा जाए तो ये है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बना है। और ये मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, धातु मेटल। और ये हमारा मेथिल क्लोराइड है। क्या है ये? मेथिल क्लोराइड है। तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे जब हम हैलोएल्केन पर मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया शुष्क ईथरीय माध्यम में, कौन सा माध्यम?
शुष्क ईथरीय माध्यम में कराते हैं तब हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? बस इसी रिएक्शन को आप आराम से लिख दीजिए, हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अगला देखो। अगला रासायनिक गुण जो है हमारा वो है सोडियम धातु से अपक्रिया। किससे अपक्रिया? सोडियम धातु से अपक्रिया। तो देखो सोडियम धातु से अपक्रिया कैसे करता है हाइड्रोएल्केन। हाइड्रोएल्केन का फार्मूला तो पता है, एक आप ले लीजिए CH3Cl और यहाँ ले लीजिए Na, सोडियम धातु ले लीजिए और ये जो CH3Cl लिए हो इसका 2 पार्टिकल ले लेना और आप जो है शुष्क ईथरीय माध्यम में अपक्रिया करना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो एक चीज जानते हो, Na और Cl की दोस्ती जो होती है बड़ी तगड़ी होती है। तो NaCl निकल जाएगा और CH3 जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 जो कि अगर देखा जाए तो C2H6 है और साथ में 2 पार्टिकल हमारा NaCl बन जाएगा। तो ये हमारा है हाइड्रोएल्केन है, यानी ये हमारा अगर देखा जाए तो मेथिल क्लोराइड है। क्या है ये? मेथिल क्लोराइड है। ये भी हमारा मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड। और ये जो बना है ये एथेन बना है। क्या बना है? एथेन, जो कि एक प्रकार का एल्केन है। क्या है ये? एल्केन है और NaCl है ये। तो आप इसको लिखोगे कैसे? देखो लिखने के लिए आप ऐसे ही बताएंगे, जब हम मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लेकर के यानी हाइड्रोएल्केन के 2 अणु लेकर के सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं। नहीं समझ में आया? फिर सुन लो, जब हम हाइड्रोएल्केन के 2 अणु लेकर के सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं तब हमें एल्केन प्राप्त होता है। क्या बनता है? एल्केन प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को एक नाम द्वारा भी जाना जाता है। वो कौन सा नाम है? ये है उर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहा जाता है? उर्ज रिएक्शन, उर्ज अभिक्रिया। उर्ज अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो जाने रहिएगा, अभी बाद में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जान लीजिए, अगर आपसे उर्ज रिएक्शन पूछा जाए तो यही अभिक्रिया उर्ज रिएक्शन होता है कि जब हम 2 हाइड्रोएल्केन लेकर के सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं तब हमें एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो जाने रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण। 3 रासायनिक गुण हो गए, इतना लिख दोगे काम आपका हो जाएगा भाई। 3 जो है बनाने की विधि हो गया, 3 रासायनिक गुण हो गए, बस बहुत है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा गया है इस चैप्टर से वो होता है हाइड्रोएरीन से आप क्या समझते हैं, यानी हाइड्रोएरीन किसे कहते हैं, और फिर हाइड्रोएरीन बनाने की सामान्य विधियां बताइए और इनके रासायनिक गुण बताइए। ये आपके अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में जो है अक्सर हर साल जो है कुछ न कुछ पूछा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हाइड्रोएरीन क्या होते हैं और इनको बनाने की सामान्य विधियां क्या है और इनके रासायनिक गुण क्या है। तो पहले हम हाइड्रोएरीन की चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, जो हमारा हाइड्रोएरीन होता है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? एरोमेटिक। इसे हम एरीन कहते हैं। यानी जो हमारा बेंजीन होता है इसको अगर देखा जाए तो एरीन कहा जाता है। बेंजीन को क्या कहा जाता है? एरीन कहा जाता है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो आप हाइड्रोएरीन कह रहा है तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि वे एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक जिसमें जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो बेंजीन रिंग से यानी बेंजीन के नाभिक से या एरोमेटिक नाभिक से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम हाइड्रोएरीन कहते हैं। कैसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए ये हमारा एरोमेटिक यौगिक है और इस एरोमेटिक यौगिक में ये हमारा हाइड्रोजन जो होता है F, ये सीधे नाभिक से जुड़ा होता है, तो इसे हम हाइड्रोएरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोएरीन कहा जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन नाभिक से सीधे जुड़ा हुआ होता है तो ये जो बनाता है उसे हम हाइड्रोएरीन कहते हैं। यानी हाइड्रो मींस हाइड्रोजन हो गया और एरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन रिंग। तो आप कह सकते हैं कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक यौगिक के नाभिक से सीधे जुड़ा हुआ होता है यानी रिंग से जुड़ा हुआ होता है तो ये यौगिक जो है हाइड्रोएरीन कहलाते हैं। यही हमने लिखा है कि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है,
सीधे एरोमेटिक रिंग से। ये हमारा ये क्या है, एरोमेटिक रिंग ही तो है। एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है तो उसे हाइलोएरीन कहते हैं, यानी हाइलोएरीन कहलाते हैं। यहाँ जो X लिखा है भाई, X के स्थान पर आप Cl भी लगा सकते हो, Br भी लगा सकते हो, I भी लगा सकते हो, F भी लगा सकते हो। इनमें से कोई भी हाइड्रोजन परमाणु हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, यहाँ पर एक Cl लगा, एक X लगा दो और दूसरा X यहाँ भी लगा सकते हो। इसी तरीके से इसमें आप तीन तीन जगह पे लगा सकते हैं, यानी यहाँ पर एक X लगा सकते हैं, एक X यहाँ लगा और एक X यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके हाइलोएरीन जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, यानी ये भी हाइलोएरीन है, ये भी हाइलोएरीन है। अब X के जगह पे अगर आप Cl लगाना चाहे तो Cl लगा दीजिए, Br लगाना चाहे तो Br लगा दीजिए। समझ में आ गई बात? तो हाइलोएरीन किसे कहते हैं, समझ में आ गया कि जब कोई बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु सीधे जो है नाभिक से जुड़ा होता है तो इस प्रकार जो बनाते हैं उसे हम हाइलोएरीन कहते हैं। ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक नाभिक से सीधे जुड़ा हुआ होता है तो यह संरचना जो है हाइलोएरीन कहलाती है। चलिए समझ में आ गया होगा हाइलोएरीन क्या है। अब हम देख लेते हैं इसको बनाने की सामान्य विधियां जान लेते हैं। चलिए भाई, हाइलोएरीन निर्माण की विधियां देख लेते हैं। सबसे पहली विधि है बेंजीन से। किससे बनाने जाने हैं, बेंजीन से। चलिए भाई बेंजीन से देख लेते हैं। ये हमारा है बेंजीन। कौन है ये है बेंजीन। आप बता सकते हैं कि ये हमारा है बेंजीन। और बेंजीन पर हम Cl2 की अभिक्रिया कराएं। किससे कराएंगे, Cl2 की अभिक्रिया कराएं। कब कराओ, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तब होगा क्या, आपको पता है कि ये जो हमारा बेंजीन, समझ लीजिए भाई, ये जो हमारा बेंजीन है, इस बेंजीन के हर कार्बन पर जो है हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है और एक के बाद एक अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। इतना तो आपको पता है कि बेंजीन के हर कार्बन पर जो है एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है और जो है एक के बाद एक डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। तो अब यहाँ पर भाई आप किसी को जोड़ोगे इसमें, भाई ये जो है इस तरीके से है। तो अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो एक हाइड्रोजन हटाओगे तभी तो कुछ लगाओगे। तो एक हाइड्रोजन इस एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा। भाई ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक क्लोरीन एटम जो है HCl बना के निकल जाएगा। तो दूसरा क्लोरीन एटम यही लग जाएगा। तो यही करना है कि इस बेंजीन रिंग पर जो है हमें क्या करना है कि एक Cl जो है लगा देना है और HCl बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा हाइलोएरीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइलोएरीन जो है बन जाएगा। वैसे इसका नाम अगर देखा जाए तो ये है क्लोरोबेंजीन। क्या है ये है क्लोरोबेंजीन है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो इसको लिखोगे कैसे, लिखना भी पड़ेगा। तो लिखने के लिए आप यही बताएंगे कि जब हम बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, किसके, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में Cl2 द्वारा कराते हैं। किसके द्वारा कराते हैं, Cl2 द्वारा कराते हैं, तब हमें हाइलोएरीन प्राप्त होता है। क्या बनता है, हाइलोएरीन प्राप्त होता है। बस इतना लिख करके आप रिएक्शन दे दीजिएगा। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। चलिए अगला हम जो हाइलोएरीन बनाने की विधि की अगर हम बात करें तो वो है हमारा फिनाल से। किसके द्वारा, फिनाल से। अब आपको फिनाल का फार्मूला तो पता ही होना चाहिए भाई। फिनाल हमारा जो होता है ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यानी ये बेंजीन नाभिक होगा और इस पर जो है OH लगा होगा। तो ये हमारा है फिनाल। क्या है, फिनाल, इसे हम फिनाल कहते हैं। अगर हम फिनाल पर PCl5 की अभिक्रिया करा दें, किसकी अभिक्रिया करा दें, ये है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ये फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है। और इसकी अभिक्रिया जब इस पर कराएंगे तो होगा क्या, ध्यान सुनिएगा। इसमें से 2 क्लोरीन परमाणु निकलेगा और यहाँ OH हटाएंगे और Cl लगाएंगे तो एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा और इस ऑक्सीजन को बीच में इसके डाल देंगे, एक क्लोरीन H के साथ दे देंगे। तो यह हमारा जो बन जाएगा भाई सीधा सीधा यहाँ पर हमारा Cl लग जाएगा और इस PO यहाँ पर POCl3 बन जाएगा
और एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बन जाएगा। हमने आपसे अभी अभी इससे पहले आपसे बताए थे कि कहीं पर भी अगर PCl5 अपक्रिया करता है तो POCl3 बनाता है, POCl3 बनाता है। तो बस वही चीज यहाँ पे है कि एक ऑक्सीजन लेकर के POCl3 बना लेगा और एक क्लोरीन यहाँ लगा देगा, एक हाइड्रोजन के साथ दे देगा। तो ये हमारा ये जो बना है ये हाइलोएरीन है। क्या है ये? हाइलोएरीन ये बोला जाता है, जो कि इसे अगर देखा जाए तो इसे हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। और ये फास्फोरिल क्लोराइड है। क्या है ये? फास्फोरिल क्लोराइड कहा जाता है, फास्फोरिल क्लोराइड कहा जाता है। और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो लिखोगे कैसे? लिखना भी पड़ेगा। तो लिखने के लिए आप बताएंगे, जब हम फिनाल की अपक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं, किसके साथ करा रहे हो? PCl5 के साथ कराते हैं, तब हमें हाइलोएरीन प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? बस इतना करके आराम से बना दीजिएगा, हो गया, क्लियर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। चलिए अगला जो मेथड है हमारा बनाने की विधि में, वो है वसीय अम्ल के सिल्वर लवण से। यानी वसीय अम्ल का सिल्वर लवण का फार्मूला बना, याद कर लीजिएगा। ये हमारा है, ये बेंजीन नाभिक हो जाएगा, यहाँ COOAg लगा होगा। क्या लगा होगा? COOAg। ये जो है हमारा सिल्वर बेंजोएट है, इसको बोलते हैं सिल्वर बेंजोएट, बेंजोएट है। और सिल्वर बेंजोएट पर अब आप चाहे Cl2 की क्रिया करा देना और चाहे Br2 की इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, किसके? CCl4 की उपस्थिति में। और बनेगा क्या? देखो भाई, एक Cl तो यहाँ लगाना है और एक Ag, एक Cl के साथ AgCl बना लेगा और ये CO2 जो है उड़ जाएगा। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, ये हमारा बेंजीन नाभिक हो गया, ऊपर लगा दिए Cl और दूसरा जो है हमारा CO2 उड़ जाएगा और तीसरा AgCl बन जाएगा, AgCl। तो ये हमारा है हाइलोएरीन है। ये एक प्रकार का हाइलोएरीन है जिसे आप जानते हैं, क्या जानते हो? क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन है। और ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है। क्या है ये? सिल्वर क्लोराइड है। भूलोगे तो नहीं भूलोगे, सिल्वर क्लोराइड है। तो आपको लिखना कैसे है? आपको ऐसे ही लिखना है कि जब हम सिल्वर बेंजोएट की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? भाई ऊपर लगा है ना, तो इसके उपस्थिति में ही अपक्रिया होगा। ये उत्प्रेरक का काम करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन, चाहे आप Cl2 से कराइए और चाहे Br2 से कराइए, क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से कराते हैं तो हमें हाइलोएरीन प्राप्त होता है। तो समझ में आ गई होगी बात कि किस तरीके से इन अलग अलग विधियों द्वारा जो है हाइलोएरीन बनाया जाता है। तो एक तो आपने बेंजीन से देख लिया, दूसरा फिनाल से देख लिया और तीसरा जो है वसीय अम्ल के सिल्वर लवण के द्वारा जो है आपने सीख लिया। तो यह हाइलोएरीन बनाने की विधि आपकी पूरी होती है। अब इसके बाद हम जो है इसके रासायनिक गुण को देख लेते हैं। चलिए भाई, हाइलोएरीन के कुछ रासायनिक गुणों को देख लेते हैं। सबसे पहला रासायनिक गुण है हमारा, वो है सोडियम धातु से अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? सोडियम धातु से अपक्रिया। तो चलिए पहले हाइलोएरीन ले लेते हैं। भाई इसमें जो है एक जो है हाइलोएरीन हम इस प्रकार से लिख देंगे, ये Cl रहेगा और साथ में हम सोडियम धातु ले लेंगे और फिर जो है एक हाइलोएरीन के एक अणु को और ले लेते हैं। ये दो हमारा जो है हाइलोएरीन का अणु होगा और ये माध्यम जो लिया जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिया जाएगा। तो आपको पता है ये जो हमारा है ये हाइलोएरीन है। क्या है? हाइलोएरीन है, या आप ऐसे कह सकते हैं ये क्लोरोबेंजीन है। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन। और इसके दो अणु लिए गए हैं, ये भी क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ध्यान रखना। अब होगा क्या, आपको पता है कि Na और Cl की दोस्ती बड़ी तगड़ी होती है। भाई NaCl निकल जाएगा और दोनों को ऐसे ही हम जो है सरका के जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना है। दोनों फिनाल, ये दोनों बेंजीन रिंग को आप आराम से इसी तरीके से जो है एक में कर दीजिए और साथ में दो पार्टिकल हम NaCl बाहर कर देंगे। तो इसका नाम है डाईफेनिल। क्या है ये? डाईफेनिल बनता है। तो आपको लिखना क्या है? लिखना बड़ा आसान है। आप बताएंगे, क्या बताएंगे?
कि जब हम हाइलोएरिन के दो अणु लेकर के क्या कितने अणु लेंगे? दो अणु लिया है ना, एक इधर एक इधर। हाइलोएरिन के दो अणु लेकर के शुष्क ईथरीय माध्यम में, कौन सा माध्यम लेंगे? शुष्क ईथरीय माध्यम में सोडियम धातु के साथ कराते हैं। किसके साथ करा रहे हो? सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें डाइफेनिल बनता है। क्या बनता है? डाइफेनिल बनता है। तो ये तो इसके रासायनिक गुण में लिख रहे हो, और यही अभिक्रिया आपसे बोर्ड एग्जाम्स में नाम द्वारा पूछा जाता है। फिटिंग अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। फिटिंग अभिक्रिया, इसका नाम, इसे जो है हम फिटिंग अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं? अगर आपसे फिटिंग अभिक्रिया पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जब हम हाइलोएरिन के दो अणु लेकर के, यानी जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेकर के शुष्क ईथरीय माध्यम में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला रिएक्शन। चलिए भाई, अगला केमिकल प्रॉपर्टीज जो देखते हैं वो है अपचयन अभिक्रिया। किसकी करा रहे हो भाई? हम वैसी करा रहे हैं हाइलोएरिन की। तो हाइलोएरिन में आप एक क्लोरोबेंजीन ले लो पहले, ये हमारा Cl हो जाएगा, और इसका हम जो है अपचयन कराएंगे। अब ये हाइड्रोजन लाए कहां से हो? तो ध्यान समझिएगा, निकिल और एल्यूमिनियम युग्म की उपस्थिति में और क्षार के साथ, किसके साथ? क्षार और NaAl के युग्म के साथ जो है इसका अपचयन कराएंगे। ये हमारा कौन है? अरे हाइलोएरिन है ना, यही तो हाइलोएरिन। और इसी को आप जो है क्लोरोबेंजीन कहते हो। क्या है? क्लोरोबेंजीन है भाई। और बनेगा क्या भाई? एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा, दूसरा यहीं लग जाएगा, तो हमें जो है बेंजीन प्राप्त होगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन, और एक HCl बन जाएगा, तो ये हमें बेंजीन बनता है। क्या बनता है? बेंजीन। तो आप आराम से बताएंगे, क्या बताएंगे कि जब हम हाइलोएरिन का अपचयन, किसका अपचयन करा रहे हो? हाइलोएरिन का अपचयन निकिल और एल्यूमिनियम युग्म की उपस्थिति में क्षार के साथ, किसके साथ? क्षारों के साथ अपचयन कराते हैं, तब हमें बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन बनता है। समझ में आई बात? इतना लिखने के बाद आप रासायनिक अभिक्रिया दे दीजिएगा। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। चलिए अगला रासायनिक गुण हम दे देते हैं, वो है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण की अभिक्रिया देख लेते हैं। देखो ये हमारा है क्लोरोबेंजीन। क्या है ये? ये हमारा है Cl। ये है हाइलोएरिन। क्या है? हाइलोएरिन, जिसे आप क्लोरोबेंजीन कहते हैं। और इस पर हम जो है भाई नाइट्रीकरण जो होता है HNO3 के साथ होता है। किसके साथ? HNO3 नाइट्रीकरण। लेकिन ये जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करता है। किसके उपस्थिति में करता है? अभिक्रिया करता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारा HNO3 है, यही तो है HNO3, तो HNO3 OH नेगेटिव बनाएगा और NO2 प्लस बनाएगा। तो ये जो हमारा OH नेगेटिव होगा भाई, चाहे आर्थो से जुड़े और चाहे पैरा पोजीशन पे जुड़े, चाहे आर्थो पे जुड़ेगा चाहे पैरा पे जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, तो H प्लस चार्ज बन के निकलेगा। तो ये हमारा OH नेगेटिव के साथ H प्लस चार्ज मिल करके H2O बना लेगा। तो अब जहां से निकला होगा नेगेटिव कर देगा वहां, तो वहां पर ये हमारा NO2 लग जाएगा। तो ये हमारा यौगिक जो है इस तरीके से बनेगा। एक तो Cl रहेगा ही रहेगा, ये NO2 यहाँ लग सकता है, या हो सकता है ऐसा भी मिल जाए, ये Cl रहेगा ही रहेगा, ये NO2 यहाँ लग जाए। तो इन दोनों को नाइट्रो व्युत्पन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रो व्युत्पन्न। भाई नाइट्रो ग्रुप द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो नाइट्रो व्युत्पन्न कहेंगे ही कहेंगे। तो आप कैसे लिखोगे इसको? लिखना कैसे है आप बताएंगे कि जब हम हाइलोएरिन का नाइट्रीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं भाई? क्या लिखा? नाइट्रीकरण अभिक्रिया लिखा ना। नाइट्रीकरण H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 द्वारा कराते हैं। किसके द्वारा कराते हैं? HNO3। ये है नाइट्रिक अम्ल, ये है हमारा नाइट्रिक अम्ल। तो आप बताएंगे कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल द्वारा कराते हैं तो हमें नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होता है। आप इस तरीके से दोनों को बता देंगे। अब आप चाहो तो इसका नाम लिख सकते हैं। इसका नाम है आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन,
ये है आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है। और दूसरे वाले को आप कह सकते हैं पैरा क्लोरो, ये पैरा पोजीशन पे लगा है तो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन कह सकते हैं। आप लिख लीजिएगा नाम, ये आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है और बगल वाला पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन होता है। उम्मीद करता हूं ये सारे रासायनिक गुण आपको समझ में आ गए होंगे, इतना बहुत है। अब हम चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो है इनमें इस चैप्टर में कौन कौन सी है, यानी कौन कौन से महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया इस लेसन से पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो आपके परीक्षा में हर बार जो है देखने को मिलते हैं। तो चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण अभिक्रिया हमारी जो है वो है ऊर्ज अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रिया जो है एक ही जैसे हैं, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। चलिए हम इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले ऊर्ज अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं करना है, आपको जो है हेलो एल्केन ले लेना है भाई। दो अणु हेलो एल्केन के लेकर के जो है आप सोडियम धातु के साथ जो है शुष्क ईथरीय माध्यम में अभिक्रिया करा दीजिए तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। कैसे होती है चलिए जान लेते हैं भाई। कुछ नहीं करना है, ये हमारा है CH3Cl और प्लस ये ले लेना Na और दो पार्ट की लेना, और ये हमारा ये ClCH3, ये है मेथिल क्लोराइड। ये क्या है हमारा मेथिल क्लोराइड और ये सोडियम धातु है, ये भी हमारा मेथिल क्लोराइड। और ये जो अभिक्रिया होगी शुष्क ईथरीय माध्यम में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। क्या कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं करना है, आप इसमें से ये Cl को Na के साथ निकाल देना है और निकालने के बाद जो बचा है CH3 दोनों को आपस में लिख देना। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 और प्लस 2 NaCl। ये जो बना है ये हमारा एथेन बना है। क्या बना है एथेन, जो कि एक प्रकार का एल्केन होता है। क्या होता है एल्केन। हमने आपको एल्केन बनाने की विधि में भी इसको बताया। तो आप कैसे बताएंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है इसको बताइए या टिप्पणी लिखिए, तो आप सीधा सीधा बताएंगे जब हम मेथिल क्लोराइड का दो अणु लेते हैं। कितना लेते हैं मेथिल क्लोराइड के दो अणु लेते हैं और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में, किसके शुष्क ईथरीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो है ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया नहीं समझ में आया फिर से देख लो। जब हम मेथिल क्लोराइड के दो अणु लेते हैं, कितना अणु लिए हैं दो अणु लेते हैं और शुष्क ईथरीय माध्यम में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो है क्या है ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गया होगा, लिख भी ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देख लेते। देखो आपने जैसे ऊर्ज अभिक्रिया लिखा है सेम ऐसे ही ऊर्ज फिटिंग होगी, बस दो अणु आप लेते थे मेथिल क्लोराइड के, अब की दूसरा हम एरोमेटिक का ले लेंगे। कैसे, जैसे ये हमारा जो है भाई एक अणु जो है हम क्लोरोबेंजीन का ले लेंगे। किसका ले लोगे क्लोरोबेंजीन, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया और ये हमारा सोडियम मेटल रहेगा ही रहेगा और साथ में ClCH3 होगा। ये हमारा मेथिल क्लोराइड होगा। क्या होगा ये मेथिल क्लोराइड। और ये जो हमारी अभिक्रिया होगी वो शुष्क ईथरीय माध्यम में ही होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बड़ा आसान है, ये Cl जो है Na के साथ इस Cl के साथ जो है NaCl बना के निकल जाएगा, तो इस पर इसको लगा देंगे तो हमारा जो बन जाएगा सीधा सीधा इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा सीधा सीधा यहाँ पर CH3 लग जाएगा और ये हमारा दो पार्ट के NaCl निकल जाएगा। तो ये हमारा टाउलिन बनता है। क्या बनता है टाउलिन जो है प्राप्त होता है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया। आप ऊर्ज फिटिंग की बात कर रहे हो, एक ऊर्ज होगा और दूसरा फिटिंग होगा। फिटिंग जो होगा वो हाइलो एरीन हमारा होगा जिसे हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो एक क्लोरोबेंजीन ले लेंगे और दूसरा मेथिल क्लोराइड ले लेंगे।
तो इसको लिखोगे कैसे? आप बताओगे कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ करा रहे हो? मेथिल क्लोराइड और सोडियम धातु के साथ कराते हैं। कब? शुष्क ईथरीय माध्यम में। कब करा रहे हो? शुष्क ईथरीय माध्यम में। तब हमें टाउलिन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया उर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। नहीं लिख पाओगे? फिर से देख लो। जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में, माध्यम कैसा होगा हमारा? शुष्क ईथरीय माध्यम में कराते हैं, तब हमें टाउलिन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया उर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देख, चलिए अगली अपक्रिया देख लेते हैं। ये इसी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब के सब खूब नंबर लगा पूछे गए हैं। ये है फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग देखो, यहाँ पर उर्ज फिटिंग था, तो ये इधर का उर्ज हो गया, इधर का फिटिंग हो गया। अब की बार फिटिंग बता रहे हैं तो दोनों फिटिंग होगा, मतलब दोनों क्लोरोबेंजीन ही होंगे। क्या होंगे? दोनों क्लोरोबेंजीन। एक Cl वाला इधर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये हमारा है क्लोरोबेंजीन है। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन। और ये सोडियम मेटल रहेगा ही रहेगा, और साथ में इधर भी जो है हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ये भी हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। और सेम तरीके की अपक्रिया होगी, शुष्क ईथर रहेगा ही रहेगा ऊपर, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा NaCl निकल जाएगा। तो ये दोनों फेनिल समूह आपस में जुड़ जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, जोड़ दो इनको। ऐसे दोनों को हम नाभिक को आपस में जोड़ देंगे और 2 पार्टिकल NaCl बाहर कर देंगे। तो ये हमारा बनेगा डाइफेनिल। क्या बन जाएगा? डाइफेनिल। जो कि हमने आपको क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण में भी बताए थे, ये अपक्रिया यहाँ पर भी बता दे रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। लिखना कैसे है इसको? लिखने के लिए आप बताएंगे, जब हम क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लेते हैं, कितने अणु लिया गया है? एक इधर 2 लिया गया है ना। जब हम क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लेते हैं और सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं शुष्क ईथरीय माध्यम में, ऐसे लिखना है, शुष्क ईथरीय माध्यम में, तब हमें डाइफेनिल बनता है। क्या बनता है? डाइफेनिल बनता है। यह अपक्रिया जो है फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? फिटिंग अपक्रिया। तीनों में अगर आपको अंतर देखना हो तो ध्यान रखना, उर्ज कहा जाए तो दोनों मेथिल क्लोराइड लिया जाएगा, बस आपका एल्केन बन जाएगा। अगर उर्ज फिटिंग कहा जाए तो फिटिंग आपको एरोमेटिक से ध्यान रखना। अब की बार एरोमेटिक वाला एक ले लेंगे, एक हम जो है हाइलो एल्केन वाला ले लेंगे, एक हाइलो एरीन का ले लेंगे, एक हाइलो एल्केन का ले लेंगे, तो ये हमारा टाउलिन बन जाएगा। तो ये उर्ज फिटिंग हो जाएगा। और फिटिंग की अगर बात करोगे तो दोनों जो है एरोमेटिक का लेंगे, दोनों हाइलो एरीन ही लेंगे, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, और जो है डाइफेनिल बनेगा। तो ये तीनों अपक्रिया आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। चलिए अगले अपक्रिया देख लेते हैं। चलिए अगला अपक्रिया हम देख लेते हैं, हुंस-डीकर अपक्रिया। ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है। तो हुंस-डीकर की अपक्रिया जो होती है, वसीय अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन द्वारा जब कराते हैं तो यह अपक्रिया जो है हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाती है। देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। वसीय अम्ल का जो सिल्वर लवण होगा, जैसे मान लीजिए CH3COOAG, ये हमारा है सिल्वर एसीटेट है। क्या है ये? सिल्वर एसीटेट है, एसीटेट। और सिल्वर एसीटेट पर हम Br2 की अपक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 की उपस्थिति में। तो एक तो Ag एक Br निकल जाएगा और CO2 अलग उड़ जाएगा और एक Br यहाँ लग जाएगा, तो यह हमारा बन जाएगा CH3Br बन जाएगा, और साथ में AgBr बनेगा और साथ में CO2 उड़ जाएगा। तो यह हमारा मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। मेथिल ब्रोमाइड है और ये सिल्वर ब्रोमाइड है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया तो लिखोगे कैसे? लिखना आपको ऐसे है कि जब हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, देखो तीर के ऊपर लिखा गया है, ये जो है माध्यम होगा, इसके उपस्थिति में ही अपक्रिया होगा। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर एसीटेट की अपक्रिया Br2 के साथ कराते, किसके साथ करा रहे हो? Br2 अथवा Cl2 के साथ कराते हैं, तब हमें मेथिल ब्रोमाइड बनता है। यह अपक्रिया जो है हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाती है। आराम से लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं।
और आराम से रिएक्शन लिख देना। समझ में आ गई बात। इस अपक्रिया को जो है जब हम हाइलो एल्केन बना रहे थे तो उस समय भी बताए थे, तो वही अपक्रिया यहाँ पर भी है। आप हाइलो एल्केन बनाने की विधि अगर तैयार कर लिए तो ये भी हो जाएगा आपका आराम से। चलिए अगला देखते हैं। अगला रासायनिक अपक्रिया देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जो है निर्जल AlCl3 आप अगर याद कर लिए तो हो जाएगा। जब हम बेंजीन की अपक्रिया जो है मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो यह अपक्रिया हमारा जो है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाता है। कैसे होता है? यह हमारा बेंजीन है, बेंजीन इसे हम बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन है। इस पर आप जो है CH3Cl, इसे हम मेथिल क्लोराइड कहते हैं, मेथिल क्लोराइड। और ये जो अपक्रिया होगी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराया जाएगा। तो ये हमारा जो है भाई कहीं ना कहीं से इसमें जुड़ेगा, तो जहां से जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है HCl बना लेंगे, ये CH3 वहीं लग जाएगा। तो ये हमारा आराम से जो है इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा CH3 यहाँ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ HCl बना लेगा। ये हमारा है टॉल्यूइन। क्या है ये? टॉल्यूइन है भाई, टॉल्यूइन जाने रहिएगा। तो आप फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या बताएंगे कि जब हम बेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ करा रहे हो भाई? मेथिल क्लोराइड और बेंजीन है ना, तो मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। कब कराते हो? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति। ये इसको ध्यान रखना, यही तो ध्यान रखने वाली बात है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, कराते हैं, तो हमें टॉल्यूइन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो जितने भी रासायनिक अपक्रिया बताए हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के इस लेसन से पूछे गए। उम्मीद करता हूँ सारे रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का आता है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका इसमें पूछा जाता है, काफी पूछा गया है, वो है फ्रेयान। फ्रेयान क्या होता है? पहली बात तो फ्रेयान के बारे में पूछा जाता है, इसका फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, या कभी कभी इसको बनाने की विधि भी पूछ लेता है, या जो है फ्रेयान का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ये बातें आपसे पूछा जाता है कि फ्रेयान क्या है, वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसका उपयोग क्या है। तो चलिए हम सबको इसको जान लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो फ्रेयान की अगर हम बात करें तो फ्रेयान जो होता है CF2Cl2, ये जो फार्मूला है ये फ्रेयान का है। किसका है? ये फ्रेयान 12 का है। किसका है? फ्रेयान 12 का फार्मूला है। तो फ्रेयान जो होता है ये गैस भी होता है और द्रव भी होता है। जो आपके यहाँ फ्रीज एसी रेफ्रिजरेटर मिलते हैं, फ्रीज होता है, तो फ्रीज में फ्रेयान गैस ही जो है वो तरल रूप में जो है भरी जाती है, यानी इसी को डाला जाता है, जिससे वो जो है प्रशीतक के रूप में काम करता है। तो आपको अगर फ्रेयान के बारे में बताना है तो ये हो गया क्लोरो और ये हो गया फ्लोरो और ये हो गया कार्बन। तो फ्रेयान जो होता है कार्बन का क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न होता है। क्या होता है? कार्बन का क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न होता है। ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेयान गैस जो होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन का व्युत्पन्न होता है या कार्बन का क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न होता है। फार्मूला याद रहेगा तो बता ले जाओगे, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। देखो फ्रेयान जो है फ्लोरो क्लोरो कार्बन का व्युत्पन्न होता है, पहली बात। दूसरी बात आप बताएंगे यह रंगहीन गंधहीन, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के रंग नहीं होता और ना भी कोई गंध होता है। तो रंगहीन गंधहीन अज्वलनशील, और ये जलता भी नहीं है। अज्वलनशील जो है गैस अथवा द्रव है। क्या है? गैस होता है या फिर आप द्रव मान सकते हैं, या द्रव होता है, यह एक निरावेशी होता है, मतलब इस पर कोई आवेश आपको देखने को नहीं मिलेगा। निरावेशी असंचारक, यानी यह संचारक प्रवृत्ति का भी नहीं होता है कि जहां डाल दोगे उसको नष्ट कर देगा। असंचारक तथा आसानी से द्रवित होने वाला। आप जान रहे हैं ये इजीली जो है द्रवित कर लिया जाता है, तो आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। क्या है? गैस। द्रवित कर रहे हो ना तो किसको करोगे? गैस को करोगे ना। आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। गैस अवस्था में रखोगे, गैस अवस्था में रहती है, इसको आसानी से द्रवित करोगे तो द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो गैस है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर वातानुकूलन, यानी जो ठंडा करने में, जो जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, और हमारा जो है इन सब रेफ्रिजरेटर या वातानुकूलन में जो है उपयोग एक प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में उपयोग करते हैं?
प्रशीतक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलन में प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? फ्रेयान जो होता है अज्वलनशील, रंगहीन, गंधहीन, गैर संक्षारक, बिना संक्षारक के गैस अथवा तरल पदार्थ होता है। तो यह जो है कार्बन का फ्लोरो क्लोरो व्युत्पन्न होता है या क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न होता है। और आप बताएंगे यह एक निरावेशी यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता, निरावेशी, असंक्षारक और आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। समझ में आ गई बात? और इसका उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलन में प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठंडा करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका वातावरण पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो एक बात ध्यान रखना, वातावरण पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। यह पर्यावरण के लिए विनाशकारी है, यानी ये पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह काफी ज्यादा विनाशकारी सिद्ध होता है, यानी काफी ज्यादा विनाशकारी है ऑलरेडी। ठीक है, इसे ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। आप जानते हैं कि वातावरण में ये जो ओजोन परत पाई जाती है, उस ओजोन परत को नष्ट करने में अगर किसी की भूमिका है तो वो हमारा फ्रेयान का है। किसका है? फ्रेयान का। समझ में आ गई बात? तो ये वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और ये जो है ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो ये तो बात होगी फ्रेयान की। कैसे बनाया जाता है एक विधि इसको हम देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम HF की अभिक्रिया करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। हम जो है ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कौन है ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड कह लीजिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड लगा है, पेंटाफ्लोराइड। आप कहेंगे एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ जो है हम गर्म करते हैं तो कुछ नहीं करना है, 2 क्लोरीन निकाल के फ्लोरीन का स्थान दे देना, ये यहाँ लग जाएगा तो ये हो जाएगा CF2Cl2 हो जाएगा और साथ में हमारा 2HCl बन जाएगा। बस, तो ये हमारा है फ्रेयान। ये क्या बन जाएगा? ये हमारा फ्रेयान जो है बन जाएगा। तो आप इतना बताना है कि जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तब हमें फ्रेयान प्राप्त होता है। बस इतना कर दीजिएगा। फ्रेयान के बारे में काफी चीजें समझ में आ गया होगा कि फ्रेयान जो होता है ये कार्बन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होता है। पहली बात, यह रंगहीन, गंधहीन और अज्वलनशील बिना संक्षारक का पदार्थ होता है, या आप द्रव कह सकते हैं, द्रव होता है। बिना संक्षारक गैस अथवा द्रव होता है, दोनों बता सकते हैं। और फिर बताएंगे यह एक निरावेशी, असंक्षारक तथा आसानी से द्रवित करने वाली गैस होती है और इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलन में प्रशीतक के रूप में किया जाता है और इसका वातावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण के लिए विनाशकारी है। इसे ओजोन परत नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है वो है डीडीटी क्या है। पहली बात तो डीडीटी के बारे में पूछा जाता है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका उपयोग क्या होता है, यानी कैसे उपयोग किया जाता है। तो ये इतनी बातें पूछी जाती है। पहली बात डीडीटी क्या है, कभी कभी इसका सूत्र पूछा जाता है, केवल संरचना बनाने को आता है। तो आज सबको जान लेते हैं, इसकी संरचना भी जान लेते हैं, डीडीटी क्या है और इसका वातावरण प्रभाव क्या है और इसका जो है उपयोग किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले डीडीटी के बारे में चलिए जान लेते हैं। देखिए डीडीटी जो होता है एक शक्तिशाली जो है कीटनाशी है। क्या है ये? डीडीटी जो होता है एक शक्तिशाली कीटनाशी है बाय डीडीटी। अगर इसके पूरा नाम की बात करें तो डी से है डाइक्लोरो और उसके बाद फिर डाइफेनिन है और उसके बाद फिर ट्राइक्लोरो इथेन है। तो ये हमारा भाई डाइक्लोरो डी हो गया, डाइफेनिल डी हो गया और टी से ट्राइक्लोरो एथेन है। तो ये हमारा जो है डीडीटी का पूरा नाम है। तो वही कहा गया जिसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है, ये इसका पूरा नाम है। और फिर यह जैव अपघटनीय नहीं है, मतलब ये जो है वातावरण में नष्ट नहीं होता। जैव अपघटनीय मतलब ये जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है अपघटित नहीं होता है
जैव अपघटनीय नहीं है, यानी वातावरण में डाल दोगे तो ये ज्यों का त्यों काफी लंबे समय तक बना रहता है, ये नष्ट नहीं होता है। तो वही कहा गया जैव अपघटनीय नहीं है और इसका अवशेष वातावरण में लंबे समय तक पड़े रहते हैं, यानी ये वातावरण में अगर इसका उपयोग कर लेते हो, डाल देते हो तो ये बहुत समय तक जो है पड़ा रहता है। इसका लंबा प्रभाव घातक होता है और जब ज्यादा समय तक ये पड़ा रहता है जहां जिस जगह पे डाल देते हो तो ये बाद में जो है ये बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। आगे दिया है तथा जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है और अगर जीवित प्राणी इसका सेवन कर लेते हैं तो ये काफी ज्यादा विषैला उनके लिए साबित होता है। इसी कारण इसे कई देशों में बंद कर दिया, यानी डीडीटी का उपयोग जो है कई देशों में जो है इसको बंद कर दिया गया है। इसके इतने दुष्प्रभाव होने के कारण भी भारत में जो है काफी ज्यादा उपयोग में लाया जा रहा है, काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। यह एक कीटनाशी के रूप में प्रयोग लाया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? पहली बात डीडीटी क्या है, तो डीडीटी जो है एक कीटनाशी है और इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, ये तो कीटनाशी है और इस ये जो है पर्यावरण में जैव अपघटनीय नहीं है, यानी ये जो है नष्ट नहीं होता है, काफी समय तक पड़ा रहता है और ये जो है जीवित प्राणियों के लिए काफी नुकसानदायक होता है, यानी विषैला प्रकृति का होता है। भाई आप खेतों में डाल देते हैं और डालने के बाद जो है ये खेत में काफी समय तक ऐसे पड़ा रहेगा, उसके बाद ये पानी के द्वारा जब बहाव होगा, वो बारिश होगी तो ये बह करके नदियों नालों के साथ जो है चला जाएगा नदियों में, नदियों या तालाबों में जाएगा और नदियों और तालाबों में ये नष्ट तो हुआ नहीं है, वैसे पड़ा रहेगा और वहां जाने के बाद जो है जो भी मछलियां हैं या जो जीव है इसका जैसे ही सेवन करेंगे ये फटाफट जो है मर जाते हैं। तो वही कहा गया कि जीवित प्राणियों के लिए ये अत्यधिक विषैला होता है। अब इसको बैन कर दिया गया है, काफी देशों में बैन कर दिया गया है, लेकिन भारत में खूब धड़ल्ले से बिक रहा है। उपयोग तो समझ में आ गया होगा, ये कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है और ये बहुत विषैला प्रकृति का होता है। चलिए इसको बनाने की विधि देख लेते हैं और इसकी संरचना क्या होती है इसको भी जान लेते हैं। देखो डीडीटी बनाने के लिए हम क्लोरल लेते हैं, क्या लेते हैं? क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO होता है, ये हमारा है क्लोरल। क्लोरल कहा जाता है, ये क्लोरल है। अब क्लोरल की अभिक्रिया हम जो है क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे? ये हमारा क्लोरोबेंजीन। भाई दो पार्टिकल जो है हम क्लोरोबेंजीन ले लेंगे और क्लोरोबेंजीन का इधर का हाइड्रोजन निकाल देते हैं। अब क्लोरोबेंजीन के साथ जो है इसके क्लोरल की अभिक्रिया कराएंगे। क्या है? दो अणु क्लोरोबेंजीन का है, क्लोरोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन का दो अणु है और हम जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, बाकी ऐसे जोड़ देना है। तो ये हमारा CCl3 रहेगा ही रहेगा और ये CH रहेगा। एक बेंजीन रिंग यहां से जुड़ जाएगा, ये Cl भी रहेगा और दूसरा हमारा जो है इस तरीके से जुड़ जाएगा, ये Cl होगा और एक पार्टिकल हमारा H2O निकल के चला गया। तो ये जो बना है भाई देखो डाइक्लोरो, अगर देखा जाए तो ये हो गया डाइक्लोरो, ये हो गया हमारा और डाइफेनिल भाई दो हमारा एरोमेटिक समूह है तो डाइफेनिल हो गया। और ट्राइक्लोरो यहाँ है, ट्राइक्लोरो ये आपको देखने को मिल गया और फिर जो है दो कार्बन लगा है तो ये एथेन है। तो ये आपका जो बना है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन जो है बनता है। ये कब बनता है? जब हम क्लोरल की अभिक्रिया दो अणु क्लोरोबेंजीन का लेकर के जो है सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमारा जो है डीडीटी बनता है। इसी को शॉर्टकट में DDT के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया होगा डीडीटी होता क्या है और इसका उपयोग क्या है और इसका वातावरण पर प्रभाव क्या है, तीनों चीजें समझ में आ गई। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते थे सबके बारे में हमने चर्चा किया है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स और ऐसे हैं जो आपसे बराबर पूछे जाते हैं जिसका लिंक हम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे पहला है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये प्रयोगशाला विधि खूब पूछा जाता है और साथ में क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो ये दोनों हम जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यानी क्लोरोफॉर्म के बारे में डिटेल से और क्लोरोबेंजीन के बारे में भी पूछा जाता है। कभी कभी एथिल ब्रोमाइड भी पूछा गया है तो उसका भी लिंक दे देंगे। तो हो सकता है आप लोगों ने देखा भी हो, आपका तैयार भी हो गया हो। अगर तैयार हो गया बहुत अच्छी बात और नहीं हुआ होगा तो नीचे लिंक दे देंगे, आराम से देख लीजिएगा।
तो ये सारे टॉपिक्स जो इस लेसन से बनते थे हमने सब के बारे में चर्चा कर लिया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं नए क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।